हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा और मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। आप देख रहे हैं साल 2026 का सबसे बड़ा चुनावी कवरेज सिंहासन का खेला। ठीक सुबह के 10 बज चुके हैं और सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है 5 राज्यों की भाग की गिनती। अगले कुछ घंटों में यह साफ हो जाएगा कि बंगाल की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर तक जनता ने सत्ता की चाबी किसके हाथ में सौंपी है। तस्वीरें आनी शुरू हो गई है। आज दांव पर बहुत कुछ है। क्या पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी की वो चुनावी सुनामी विपक्ष की दीवार को ढहा पाएगी? और क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का धुआंधार प्रचार बीजेपी के लिए दक्षिण और बंगाल के द्वार खोल पाएगा, या फिर विपक्ष या क्षेत्रीय किला बरकरार रहेगा? 5 राज्य, 822 सीटें और एक बड़ा सवाल कि आज वैष्णवी आखिर किसका राज तिलक होगा? बिल्कुल, ये तो बड़ा सवाल है और यहाँ सभी की नजरें ज्यादातर राघव पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे। राजनीतिक मेहमान भी राघव हमारे साथ में जुड़ेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं बड़ी चर्चा। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है और बता दें कि आज 5 राज्यों के जो चुनाव है उसके नतीजे आने वाले हैं, तो सबकी नजरें 5 राज्यों पर तो टिकी है राघव। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है पश्चिम बंगाल। सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल इसलिए वैष्णवी क्योंकि एक सवाल चुनावों के बाद से लगातार था कि क्या पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होगा या दीदी वापस आएंगे। ये तमाम बड़े सवाल है 5 राज्यों के साथ भी कि आखिर कहां क्या कुछ होने वाला है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, देखिए चर्चा की शुरुआत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तिरुवनंतपुरम से, जहां कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान सामने आया है। केरल चुनाव के शुरुआती रुझानों पर उन्होंने कहा कि केरल के मतदाताओं ने समझा ये बदलाव का समय, अभी के लिए ये अच्छी शुरुआत है, सरकार बदलने वाली है, केरल के विकास के लिए काम होगा। देखिए, यहाँ बयान भी और लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही है। केरल के विकास के लिए काम होगा, ये यहाँ पर बयान तिरुवनंतपुरम से सामने आया है। लेकिन शशि थरूर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं जरा। I think it will be interesting to see what comes out of all of this. At the moment, we've always known that NDA would be viable only in a handful of constituencies. That is, we never thought that they had any serious contention chance beyond 4 or 5. And even there, we thought that they could end up second and not first. So it's not that we were in any case expecting to concede very much to them, but it's early days. Let's see in the next few hours how it evolves. But, you know, as I said last time also, a party that is 0 in the assembly, if it goes to 1 or 2 or 3, does it change anything real for the people of Kerala? And that's the real answer. I think for us what we need to see is a new government, and our focus is on that. तो चुनावी नतीजों के बीच शशि थरूर का यह बयान केरल के नतीजों पर कह रहे हैं कि इट इज वेरी गुड फॉर कांग्रेस, यानी कि ये हेल्दी रिजल्ट्स उनके लिए जरूर है। लेकिन बाकी और 4 राज्यों के चुनावी नतीजों पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनसे पहले परिचय करा देते हैं। शहवार आलम जी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े स्टूडियो में मौजूद हैं। अभय नारायण राय जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, और इसके साथ ही डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनका अपना अलग अनुभव है, राजनीतिक जो है गतिविधियों पर इनकी नजर रहती है, चुनावों पर नजर रखते हैं और बहुत शानदार तरीके से ये विश्लेषण भी करते हैं। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शहवार आलम जी आपसे कर रहा हूं। 5 राज्यों के ये चुनावी नतीजे, चेहरे पर आपके मुस्कान, आप जैसे स्टूडियो आए मुस्कुराते हुए आए थे, मैंने वहां भी जब आपसे चर्चा हुई आपने कहा यह तो होना ही था। तो जो आज हो रहा है उससे क्या कुछ कर रहे हैं? कौन सा फैक्टर रहा, चाहे वो बंगाल की बात कर लें या असम की बात कर लें, किस फैक्टर के आधार पर आप ये इमारत आज जो हम देख रहे हैं वो खड़ी हो रही है? परिवर्तन चाहता था पश्चिम बंगाल। दीदी से, उनके गुंडों से पश्चिम बंगाल ऊब चुका था। 5 राज्यों के परिणामों में मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल, असम और पांडिचेरी में एनडीए की सरकार बन रही है और ये पश्चिम बंगाल की जो जीत है वो अपने आप में बहुत मायने रखेगी। केरल को लेकर कुछ रिएक्शन नहीं आ रहा है आप लोगों का। शशि थरूर का बयान हम अभी सुना रहे थे। आलम जी, किस तरह से केरल में क्यों नहीं वो पकड़ भारतीय जनता पार्टी इस बार भी बना पाई? कहां कुछ आप बैक फुट पे रह गए? इसको लेकर क्या कुछ चिंतन मंथन है? इस चुनाव के बाद में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में फोकस करेगी जहां
हम पीछे हैं। और हो सकता है कि वहां पे जो हमारी केंद्र की योजनाएं हैं, राज्यों की जो योजनाएं हैं, वो नहीं पहुंच पाती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन इसलिए नहीं है कि हम कह रहे हैं, बल्कि इसलिए है कि 2014 के बाद से केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की जो सरकार है वो जनता के हित में काम करती है, वो राष्ट्र हित में काम करती है। देश सर्वोपरि है, आम नागरिक हमारे लिए सर्वोपरि है। बिल्कुल। देखिए, और अब मैं रुक करूंगी अभय नारायण जी का। और अभय नारायण जी, असम की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी भी हैट्रिक लगाने वाली है, जैसा कि अभी कहा गया। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी दावा किया था, लेकिन आपका क्या कहना है अभी रुझानों को देखते हुए? निश्चित रूप से जो परिणाम आ रहे हैं जी, और जो आपकी स्क्रीन पे लगातार रुझानों के रूप में दिखाए जा रहे हैं, तो केरल में तो परिवर्तन दिख रहा है और ईडीयू की सरकार वहां बनती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर है। अभी 25% ही गिनती हुई है, 75% गिनती बाकी है। तो जब तक 50% गिनती ना हो जाए तब तक कुछ कहना कठिन है। आसाम में जहां तक है, जितने भी पोल्स आए थे, एग्जिट पोल्स लगभग भाजपा को दिखा रहे थे, वो एग्जिट पोल के रिजल्ट अभी भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी 50% गिनती वहां भी हो जाए तो हम कुछ कहने की स्थिति में होंगे। और तमिलनाडु में तो टीवी के दोनों ही दलों को, स्थापित दलों को पीछे छोड़ते हुए एक नया दल, एक नए लीडर के नेतृत्व में आगे बढ़ता रुझानों में दिखाई दे रहा है। महत्वपूर्ण ये है वैष्णवी जी कि अब चुनाव नहीं होते, अब युद्ध होने लग गया। बंगाल को आपने छोड़ दिया, बंगाल में कांग्रेस कहां है? नहीं, 4 राज्यों की बात की आपने, बंगाल को क्यों छोड़ दिया अभय नारायण जी? बंगाल में हमारा गठबंधन किसी से नहीं था, हम अकेले चुनाव लड़े। लेकिन मुख्य फोकस जो टीएमसी और बीजेपी के बीच में था, और परिणाम में भी वही दिखाई दे रहा है। लेकिन कांग्रेस ने वहां सभी सीटें लड़ी, संगठन मजबूत हुआ है और हमारी 5 से ऊपर सीटें आएंगी। 5 से अधिक सीटें हम वहां जीतेंगे, जो रुझान में दिखाई दे रहे हैं। आगे जो भी रिजल्ट आएगा, महत्वपूर्ण बात यह है आज के रुझानों में, आज के चुनाव में, आज के परिणामों में, कि अब चुनाव होने बंद हो गए हैं। जब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह केंद्र में बैठे हैं तो वो युद्ध लड़ते हैं। लोकतंत्र में युद्ध नहीं होते, लोकतंत्र में चुनाव होता है। सारी की सारी ताकत आसाम में और बंगाल में झोंकने का काम किया गया। आखिरी दिन तक ईडी का उपयोग किया गया और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी का बयान तो इस चुनाव के लिए, जनता के लिए हसरत करने वाला था कि एक मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, कांग्रेस का गद्दार हम तो कहते हैं जो कांग्रेस छोड़ के गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अभी भाई साहब ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसका मुख्यमंत्री की जो भाषा थी, जो बंगाल में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की भाषा थी, तो उस सबको अगर आकलन किया जाएगा तो अब चुनाव नहीं हो रहे हैं। चुनाव के परिणाम की बात नहीं होनी चाहिए। प्रतिक्रिया ले लेते हैं भूपेंद्र जी। 5 राज्यों के चुनाव और ऐसे में बड़े बड़े फैक्टर्स भी सामने आए। और पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो वहां पर तो अलग ही मुद्दों पर लड़ा गया था, जैसा कि हिंसा अभी भी देखी जा रही थी। और पश्चिम बंगाल में अगर फैक्टर्स की बात करें तो सबसे बड़ा था SIR, जिसे लेकर के विवाद देखने को मिला था और आगे तक ही लड़ाई गई थी। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप, क्या प्रतिक्रिया आपकी है पश्चिम बंगाल को लेकर के, क्योंकि पश्चिम बंगाल पर सभी की नजरें टिकी हुई है कि टीएमसी होगी या फिर बीजेपी? निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि SIR इंडिया ब्लॉक में एक बहुत बड़ा घटक के रूप में, चाहे उत्तर प्रदेश में हुआ हो, चाहे बिहार में हुआ हो और चाहे पश्चिम बंगाल में हुआ, उसको एक हथियार बनाने की कोशिश की। और उन्होंने लगातार कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को चैलेंज किया। उससे पहले आप देख लीजिए तो राहुल गांधी ने संविधान बचाओ यात्रा निकाली, संविधान निकालते थे, लेकिन लगातार नैरेटिव बदलते रहे वो। और बीजेपी की एक सफलता ये रही कि वो नैरेटिव जो सेट करते हैं उसके लिए लगातार 3 विधानसभाओं में उन्होंने, आज जो 4थी विधानसभा स्थिति में पश्चिम बंगाल में परिवर्तन ला रहे हैं वो है उनका जो घुसपैठियों का था, हिंदुओं के पलायन का था, हिंसा बढ़ती हुई, बेरोजगारी, इन सारी चीजों को पश्चिम बंगाल में उन्होंने शुरू से ही विधानसभा में टारगेट किया, लोकसभा में भी किया। और उसका ये परिणाम रहा कि अगर आप विधानसभा और लोकसभा के चुनाव 2021 के और 23 के देख लें तो उसमें यह परिणाम आया कि 10%, 38% वोट उनको मिला था, 48% वोट
टीएमसी को मिला था। लेकिन जैसे ही ये 26 का विधानसभा चुनाव हुआ और चुनाव के रूप में जिस तरह से मोदी जी ने इस बार ये सफलता पाई कि वहां लोकल का जो व्यक्ति था उसको कैंपेन के लिए हुए। लेकिन अगर 2 विधानसभा चुनाव देखें तो मोदी जी ने अपने वर्सेस ममता दीदी के लड़ा है। लेकिन इस बार उन्होंने लोकल बॉडी के रूप में शुभेंदु अधिकारी और वहां के मुख्यमंत्री को बनाने के लिए चेहरा दिया, जो पहली बार हुआ, उससे पहले विधानसभा में नहीं हुआ। दूसरी बात, सरकार जो एनडीए है वो एक निश्चित रूप से चुनाव की प्रक्रिया में एक सूक्ष्म रूप से लड़ती है। जिस तरह से वो बलात्कार हुआ, उनकी मां को टिकट दिया, तो वो इन्फ्लुएंस बहुत जबरदस्त होता है। और जो एसआईआर था, एसआईआर में 29,000 वोट कटे और उन वोटों के रूप में इनने चुनाव का कन्वेंस बनाया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि एक प्रक्रिया है ये। और उससे ये हुआ कि जो हिंदू वोट था वो कम वोटिंग करता था, वो वोटिंग ने ज्यादा किया। जो बाहर पलायन करते थे गुजरात, अदर स्टेट में। पास लौटेंगे। फिलहाल बड़ी खबर बता देते हैं, शुभेंदु अधिकारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बनने की उम्मीद, भवानीपुर में आगे निकलने का भरोसा। देखिए, नंदीग्राम में अपेक्षा से ज्यादा समर्थन का दावा, हिंदू एकीकरण को बड़ा फैक्टर बताया है। मुस्लिम वोटिंग ट्रेंड में बदलाव का दावा, नतीजों पर जल्दबाजी से बचने की सलाह दी है। देखिए यहाँ पर क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। राउंड का बाद मेरा अच्छा होगा भवानीपुर में, लेकिन इनिशियल तो आपको सब चैनल में दिखा रहा है मैं आगे हूँ। और नंदीग्राम से मेरा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वोट मिला है। 3,500 का लगभग अभी जो वो 1100 का मेरा उम्मीद था, 3 गुना ज्यादा मिला है। मेरा पूरा उम्मीद है बीजेपी सरकार करेगा, अच्छा करके अच्छा मार्जिन से करेगा। ये इस बार हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है और जो मुसलमान जिस तरीके से वोट करता है टीएमसी को, उस तरीके से नहीं किया है। और 7 राउंड का बाद मेरा अच्छा। भवानीपुर से ये वैष्णवी हम बयान सुना रहे थे शुभेंदु अधिकारी की। आलम साहब आपका रुख कर रहे हैं क्योंकि देखिए वो भी कह रहे हैं और लगातार सिर्फ आज ही इन्होंने ये बात नहीं कही है, जो जिस दिन वोटिंग करने ये गए हुए थे, खुद वोटिंग बूथ के बाहर जब ये निकले थे तो उन्होंने उस दिन भी ये बात कही कि जो हिंदू वोटर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी को भर भर के वोट दे रहे हैं। और जो आंकड़े हैं, चाहे विधानसभा चुनाव 2016 की बात कर ले, लोकसभा चुनाव 2019 की बात कर ले या विधानसभा चुनाव 2021 की बात कर ले, आलम साहब, हिंदू वोटर्स आपके पक्ष में आए हैं और वहां से नतीजे आपके पाले में पड़े हैं। इस बार भी शुभेंदु अधिकारी वही बात कर रहे हैं। तो ये जो फैक्टर रहा हिंदू वोटर्स का, क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा? हिंदू वोटर्स भी एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं कि आपका जो ग्रोथ है वेस्ट बंगाल में वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, इसको हम हिंदू वोटर नहीं कह सकते, इसको हम देशभक्त वोटर कह सकते हैं। और चुनाव परिणाम के बाद आपको देखने को यह भी मिलेगा कि मुस्लिम ने भी भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां वोट किया है, क्योंकि अब मुस्लिम का रुझान भी धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ रहा है, राष्ट्र प्रेम की ओर बढ़ रहा है। और वो जानते हैं, वो देखते हैं, अब देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो संगठन है जो निरंतर प्रगतिशील है, जो राष्ट्रीय हित में कार्य करता है, आम जनता के लिए काम करता है। चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो। युवाओं के रोजगार के लिए कितने बीजेपी शासित राज्यों में उद्योग स्थापित कर रहे हैं। हम अगर अन्य राज्यों की बात करें तो अटल ज्योति योजना के माध्यम से हम बिजली में सब्सिडी देते हैं। महिलाओं के सम्मान में हमारे राज्यों की सरकारें जो हैं उनको आपने देखा होगा कि सम्मान निधि देती है, जैसे लाडली बहना योजना या लखपति दीदी। इस प्रकार से अब बहुत सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की तीनों राज्यों में सरकार आपको 1 से 2 बजे तक रिजल्ट पते चल जाएंगे, बन रही है। और जैसा कि अभी आप कांग्रेस के एक हमारे पैनलिस्ट बैठे थे, उनके माध्यम से भी, उनकी वाणी से भी ये लगता है कि इन्होंने जीत को घोषित किया है एनडीए की, क्योंकि उनका कहना था कि अमित शाह जी ने ये किया और उन्होंने वो किया और इस प्रकार से किया। तो इसका मतलब ये है कि ये अपनी हार से निराश हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को ये जीत के लिए बधाई भी दे रहे हैं। तमिलनाडु को लेकर के आप क्या कहेंगे? 60 सालों से यहाँ पर ना बीजेपी आ पाई है, ना कांग्रेस आ पाई है। क्या कारण रहा कि बीजेपी वहां पर नहीं आ पा रही? देखिए, वहां बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी नहीं है। उसकी वजह क्षेत्रीय दल, वहां क्षेत्रीय दलों का अपना एक प्रभाव है और वो वहां से अलग हटके जाते नहीं है। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगला लक्ष्य जो है हमारा तमिलनाडु होगा, केरल होगा और अन्य वो राज्य होंगे जहां बची कुछ कांग्रेस की सरकारें हैं।
अभय नारायण जी, ना पुडुचेरी में आप दिख रहे हैं, ना असम में दिख रहे हैं, ना बंगाल में दिख रहे हैं, ना तमिलनाडु में दिख रहे हैं। अगर केरल को छोड़ दें तो इन 5 राज्यों के चुनाव में आप कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए आलम साहब ने यह सवाल उठाया कि आपकी मायूसी के पीछे आपने हार स्वीकार कर लिया है। स्वीकार कर लिया क्या अभय नारायण जी? क्योंकि अभी तो 2.5 से 3 घंटे का समय हुआ। आनंद साहब अपनी पार्टी की जीत से उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन हम लोग अपनी हार और जीत से न उत्साहित होते हैं न मायूस होते हैं। कांग्रेस के राहुल जी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने का नारा लेके चल रही है। और मैंने कहा ना कि जिस तरह से चुनाव लड़े जा रहे हैं, जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, और सबसे बड़ी चीज आज चुनाव आयोग की निष्पक्षता नहीं रह गई। चुनाव आयोग की पार्टी के साथ चुनाव खड़े दिखता है और ये हार जीत जावेद कुमार की है। मतलब ये हार जीत अमित शाह और मोदी से ज्यादा जावेद कुमार की हार जीत दिखाई देगी। तो पश्चिम बंगाल में तो सब कुछ दांव पे लगाकर, सारी मानदंडों को, सारी मर्यादाओं को ताक पर रखकर एक महिला अभिनंदन और बंधन अधिनियम की बात होती है और एक महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ जिस तरह वहां बातें की गई, जिस तरह भाषण दिया गया, कोई विकास के नाम पे वोट नहीं पड़ रहा है। हिंदू मुस्लिम इस धर्म से उस धर्म को लड़ाने की बात और हुमायूं कबीर का ऑडियो आने के बाद तो अब हम क्या बोले कि मुसलमानों को अलग करने के लिए, तोड़ने के लिए कौन सा दाव अमित शाह जी ने नहीं ठीक है, किया? ये बता दीजिए केरल में कौन सा दाव कांग्रेस ने चला? बताता है उनका चरित्र। केरल में क्या कुछ आजमाया आपने? केरल में कौन सी वो शक्ति आपने प्रदर्शित की है कि आपके पाले में रिजल्ट है? वहां तो आलम साहब को कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि आपने दुरुपयोग किया, सदुपयोग किया। ये तमाम बातें आप ही लोग करते हैं अभय नारायण जी। राघवेंद्र जी, केरल में सांप्रदायिक पार्टियां है नहीं। केरल में सांप्रदायिकता का नाम ही निशान नहीं है। वहां जो मुकाबला था वो वामपंथी और कांग्रेस के बीच था, दोनों गठबंधन के बीच, और दोनों गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर एक है। राज्य स्तर पे हम अलग चुनाव लड़ते हैं। वहां तो 99% गठबंधन है। वहां भाजपा कभी पनपेगी नहीं। तमिलनाडु में भाजपा कभी पनपेगी नहीं। बंगाल में भी। चलिए, इस बीच आपको मैं नारायण जी रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, लौटूंगा आनंद साहब। यूडीएफ ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। एग्जिट पोल से बड़ी जीत का दावा और कांग्रेस ने इस पर बयान दिया है। जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है। सीपीआई-एम सरकार पर एंटी इनकम्बेंसी का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है और एलडीएफ के प्रदर्शन पर सवाल उठे हैं। कांग्रेस सांसद जीत को गर्व और उत्साह का पल बताया। वैष्णवी, बिल्कुल, देखिए राघवेंद्र, और इसके साथ ही 5 राज्यों में से 3 में एनडीए आगे चल रही है। ये बड़ा अपडेट भी बता देते हैं। बंगाल में बीजेपी आगे है और केरल में कांग्रेस के समर्थन वाले यूडीएफ को बढ़त मिली है। तमिलनाडु में टीवीके को बढ़त मिल रही है और असम में बीजेपी को बहुमत के आसार दिखाई दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर 3 राज्यों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। राघवेंद्र, इसके साथ ही मैंने एक खबर अपडेट भी देखी थी कि जो दिल्ली हेडक्वार्टर है वहां पर भी जलेबियां बनने लग गई है। 3 राज्यों में फिलहाल बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। चलिए एक बार जो कांग्रेस सांसद है उनका बयान भी सुना देते हैं। So we at the moment 89 we have crossed. It's just 11 seats to 100 to hit century. It is beyond what exit polls had projected. People of Kerala have gifted a decisive victory to Congress-led UDF. It's a moment of excitement, exuberance, pride. So we are thankful, grateful to the people of Kerala, and this is also a reflection of how the CPM-led LDF was a miserable failure, and the anti-incumbency factor has played very well. So all in all, see, as we speak now, we have crossed 89 and LDF has gone below 50. So this is a true reflection, a great victory at this early hours itself. और देखिए, जैसे जैसे काउंटिंग हो रही है वैसे वैसे ही प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। भोपाल महापौर मालती राय चुनाव नतीजों पर क्या कह रही है, चलिए आपको सुनवाते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस राज्य में भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। काम करने वालों की कार्यशैली अलग रहती है और प्रधानमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के कार्यों की सराहना करते हुए और ममता बनर्जी के कार्यों का तुलना किया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनी है और बनेगी भी।
तो ये बयान आप सुन रहे थे मालती राय महापौर भोपाल से, उन्होंने ये बयान दिया है चुनावी नतीजों को लेकर। लेकिन भूपेंद्र जी, आपका रुख कर रहा हूं, तमिलनाडु को समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जा रहा है, क्योंकि आंकड़े जो इस वक्त डिस्प्ले हो रहे हैं तमिलनाडु को लेकर, एक्टर विजय जो है उनकी जो पार्टी टीवीके है उसको लेकर जिस तरह से बढ़त बन रही है, जो टैली भी हम दिखा रहे हैं तमिलनाडु को लेकर, ये देखिए वहां तमिलनाडु में एक्टर्स को जो लोग है ना वो भगवान की तरफ पूछते हैं, और ये हिस्टोरिकल इवेंट कहीं ना कहीं तमिलनाडु के इतिहास में फिर से बनेगा। ऐसा देखने को मिला था जब जयललिता वहां थी, तो वो भी इसी तरह के आंकड़ों के साथ आई थी। एक बार फिर से टीवीके जो है 104, 234 में से 104 बहुमत के आसपास पहुंचता हुआ ये भी नजर आ रहा है। तो तमिलनाडु को लेकर क्या कुछ समीकरण बने, क्योंकि युवाओं में खास तौर से बातचीत थी, युवा जो है वो अट्रैक्टेड थे विजय की तरफ, युवाओं में वो बात चल रही थी कि बदलाव चाहिए, और बदलाव इस तरह कि आंकड़े टीवीके के पक्ष में और विजय के पक्ष में 104। भूपेंद्र जी, देखिए, तमिलनाडु की जो तासीर है और राजनीति है वो अलग है। वहां की जो टॉलीवुड अभिनेताओं का है अपना एक अलग स्थान है, और राजनीति में जब वो प्रवेश करते हैं तो निश्चित रूप से एक सत्ता को दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं। अब जो डीएमके जिस तरह से चुनाव लड़ी थी और जिस तरह से एग्जिट पोल आए थे, उससे ये लग रहा था कि जो विजय की पार्टी है वो निश्चित रूप से सत्ता में बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं उस रुझान से तो ये लग रहा है कि वो सत्ता के करीब पहुंच रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये टीएमके की जो महत्वपूर्ण विजय जी की पार्टी है वो आज भी उसके पास सत्ता की कुंजी रहेगी। उसके प्रारंभिक रुझान में तो वो करीब पहुंच रही है, लेकिन 2 बजे के बाद जो पिक्चर क्लियर होगी उसमें ये निश्चित क्लियर होगा कि वो अच्छी पोजीशन में होंगे, और हो सकता है सरकार बनाने की स्थिति में हो, लेकिन सरकार उनके बिना नहीं बन सकते। ये महत्वपूर्ण विषय क्लियर हो गया है। अब जिस तरह से उन्होंने मेहनत और प्रयास किए और डीएमके के स्टालिन अभी पीछे चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये लगता है कि लगातार उनकी सरकार रही, क्योंकि हमने राजनीति में महत्वपूर्ण देखा है तो एक बार डीएमके एक बार एआईडीएमके इस तरह से सत्ता का विकेंद्रीकरण होता रहता था। लेकिन स्टालिन लगातार सरकार में बने हुए हैं। उनकी राजनीति जिस तरह से ऐसी माहौल जो क्षेत्र हैं उनके लिए फ्री बीच की योजनाएं हैं जिस तरह से उन्होंने दी है। दूसरी बात, उन्होंने भाषाई राजनीति को महत्वपूर्ण माना है और अपनी भाषा को महत्वपूर्ण बना के उन्होंने हिंदी का हमेशा विरोध किया है, जिसके कारण चाहे वो नई शिक्षा नीति के रूप में हो, चाहे वो किसी पॉलिसी के रूप में हो, उन्होंने केंद्र से डायरेक्ट टक्कर ली, और जिसके कारण उन्होंने अपना एक विमर्श तैयार किया। और उसी विमर्श में वहां के क्षेत्रीय नेता और भी जो कलाकार हैं जैसे विजय हैं, जो उनकी टीवी की पार्टी है, उन्होंने कम समय में इतनी अच्छी मेहनत करके जिस तरह से रिजल्ट का अभी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। लेकिन बाद में यही कहना चाहूंगा कि बीजेपी को अभी तलाश है वहां पे, और बीजेपी वहां पे जो भी चीज है बिना गठबंधन के नहीं बीजेपी आगे बढ़ पाएगी। एआईडीएमके अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, बुरा नहीं कह सकते हम, लेकिन जो टीवी ने अपने कम पीरियड में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है वो निश्चित रूप से लाजवाब है। और इससे ये दिखता है कि अभिनेताओं चल रही है, और ये देखने वाली बात होगी कि नतीजे क्या कुछ होंगे, क्योंकि आखिरी समय में भी जो बदलाव है वो देखने को मिल जाते हैं जब नतीजे निकलते हैं। और शहबाज जी, आपसे एक प्रश्न कि पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल में फैक्टर्स ज्यादा मायने रख रखे हैं। जैसा कि पहले एसआईआर की बात हुई थी, लेकिन और भी जो मुद्दे हैं जैसे प्रलोभन दिया गया है ममता सरकार की ओर से भी, जो योजनाएं हैं उसका जो लालच एक तरीके से कहेंगे कि जनता को दिया गया है, लक्ष्मी भंडार के 1500 रुपए, युवा भत्ता 1500 रुपए, तो ऐसे करके जो जनता को साधने की कोशिश है वो ममता सरकार की ओर से भी की गई है। तो कैसे, क्यों लगता है आपको कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी पश्चिम बंगाल में? देखिए, मैं पहले बात प्रक्रिया है जो सभी राज्यों में अपनाई जाती है, और हर बार जो है मतदाताओं के नाम अपडेट किए जाते हैं। ये एक प्रक्रिया, उसको आपने पश्चिम बंगाल में कोई और नाम अगर दे देती है विपक्ष तो एक अलग बात है। रहा सवाल योजनाओं का, ये हमारा जो है घोषणा पत्र होता है, हर पार्टी का अपना घोषणा पत्र है। हमारी ये घोषणा थी कि हम ऐसा करेंगे और जो किया है वो करेंगे। सरकार बनते ही जो वादे जनता से किए गए आपको हमारा वोटर बच चुका है। बड़ी खबर आ रही है, आपके पास वापस लौटूंगा। पश्चिम बंगाल के रुझानों पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि अभी कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगा, रुझानों को नतीजे समझना ठीक नहीं है, हमें यकीन है कि हम कई राज्यों में जीतेंगे, बात कांग्रेस कह रही है। रुझानों में
बीजेपी की सरकार वेस्ट बंगाल में बनती हुई नजर आ रही है और इसके बाद कांग्रेस की यह प्रतिक्रिया अपने आप में कितनी एक्टिव है। पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, जरा सुनते हैं। आपने और मैंने कई चुनाव इकट्ठे हमने देखे हैं, कई नतीजों के दिन में हम लोगों ने लगातार बात की है। आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि 11-12 बजे तक ही जाकर थोड़ा बहुत स्थिति स्पष्ट होनी शुरू होती है और फिर भी पलट जाती है, तो थोड़ा इंतजार करना। तो ये पवन खेड़ा को आप सुन रहे थे, पश्चिम बंगाल में किस तरह से कांग्रेस की रुझानों पर बात कर रहे थे, लेकिन रुझानों में बंगाल में भाजपा को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। भवानीपुर से ममता बनर्जी हालांकि आगे हैं, शुभेंदु अधिकारी पीछे चल रहे हैं। पानीहाटी से आजकर रेप विक्टिम की मां को बढ़त मिलते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा 157 और टीएमसी 92 सीटों पर आगे चल रही है। और असम के रुझान पर गौरव गोगोई क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। असम में हम एक सकारात्मक नतीजे का इंतजार कर रहे हैं और अंतिम राउंड तक हम लोगों का जो फीडबैक हमको मिला है वो वोटों के द्वारा उसका जो उभरेगा उसके हम नजर रखेंगे। हर राउंड पे हम नजर रखेंगे। पूरे प्रदेश भर में हमने विभिन्न प्रकार के ऑब्जर्वर्स हमने भेजे हैं ताकि कहीं भी अगर किसी भी राउंड में किसी भी क्षेत्र में कोई भी अगर कमजोरी दिखती है प्रशासन की तरफ से तो तुरंत हमको वो इंफॉर्मेशन वो जानकारी हमें मिलेगी। अभय नारायण जी, आपका रुख करता हूं क्योंकि पश्चिम बंगाल के नतीजों पर जो पवन खेड़ा साहब बयान दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि अभी कुछ भी हो सकता है। जल्दबाजी करना भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं है, लेकिन आंकड़े जो डिस्प्ले हो रहे हैं, जो टैली में इस वक्त आंकड़े हैं, जो जनता के जनादेश हैं, वो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं अभय नारायण जी 157 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां बढ़त नहीं बल्कि बहुमत की तरफ नजर आ रही है, सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। लेकिन अभय नारायण जी, क्या स्टिल, मेरा सवाल है कि स्टिल कांग्रेस इज वेटिंग फॉर एनी मैजिक, किसी इस तरह से जादू का इंतजार कर रहे हैं आप? लग रहा है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा कोई चमत्कार होगा और कांग्रेस के पाले में कुछ आएगा। अभय नारायण जी। राघवेंद्र जी, राजनीति में चमत्कार नहीं होते, राजनीति में परिणाम आते हैं। परिणाम तो सामने है। पवन खेड़ा साहब का ये बयान, इसलिए मैंने आपसे पूछा ना, वो कह रहे हैं कि जल्दबाजी मत करिए, कुछ भी हो सकता है। पवन खेड़ा साहब ने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये रुझान है। 15 से लेके 25 राउंड की मतगणना होती है। हम लोग हर चुनाव के हर मतगणना में बैठते हैं और गिनती होती है। तो 4-5 चरण की मतगणना के रुझान को लेकर देश का परिणाम तय नहीं होगा। परिणाम आने दीजिए और जब तक 50% की गिनती ना हो जाए, 50% के ऊपर की जब गिनती हो जाएगी तो कुछ रुझानों की बात होगी। और अभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले भी वही बात करती थी, एग्जिट पोल आने के बाद भी वही बात की और अभी भी वही बात कर रही है। लेकिन जो रुझान है और जो परिणाम आएंगे उनके तुलनात्मक अध्ययन होने दीजिए। कांग्रेस में मैंने कहा ना कि कांग्रेस सभी राज्यों में चुनाव लड़ी है, मजबूती से लड़ी है, भाजपा के हर तंत्र के खिलाफ लड़ी है, जनता के साथ खड़ी होकर लड़ी है, तो परिणाम भी हमारे अच्छे आएंगे। और मैंने कहा कि आसाम और बंगाल में तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी और पूरी भाजपा, पूरी देश की भाजपा, सारे राज्य के मुख्यमंत्री झोंके गए, सारे देश के संसाधन झोंके गए, सभी मुख्यमंत्रियों को एटीएम बना दिया गया। जी, उनके पास उनका मैन पावर है, मुख्यमंत्री झोंक दे, उनके स्टार प्रचारक चले जाए। आपके भी तो गए थे, असम में भी गए थे, बंगाल भी आपने भेजा था, इससे पहले बिहार के इलेक्शन से वहां भी आपने भेजे थे। संवैधानिक संसाधनों का उपयोग करना, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना, शवार जी, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन चुकी है। शवार जी, एक तो दुरुपयोग पर ये पहचान बन चुकी है। दूसरा जवाब मैं चाहता हूं कि वो जल्दबाजी वाली प्रतिक्रिया आ गई। अब हो सकता है कि ईवीएम भी आ जाए, तीसरी प्रतिक्रिया वो रहेगी। ईवीएम तो निश्चित रूप आने का प्रश्न नहीं है। ये तीनों के बिना तो आप चुनाव लड़ नहीं सकते। पवन खेड़ा जी ने भी संकेत दे दिए हैं। वो कह रहे कि जल्दबाजी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हाँ, वो संकेत रसगुल्ला वाले बंगाल में फिर उसको रसगुल्ला को भारतीय जनता पार्टी बंगाल में खिलाएगी और आप देखिएगा तैयारी चल रही होगी रसगुल्ला की। नहीं, मतलब अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ। कांग्रेस की दुर्दशा क्यों हुई, उसकी वजह यह है कि ये जनता के लिए नहीं, ये जनता के भले के लिए नहीं, बल्कि भाजपा के बुरे के लिए चुनाव लड़ते हैं, इसलिए इनका बुरा हो जाता है। अभय नारायण जी, विपक्ष को मजबूत करने की जिम्मेदारी किसकी? अभय नारायण जी सुनिए ना, विपक्ष कह रहे हैं ना कि आपकी दुर्दशा पे सवाल उठा रहे हैं सवार साहब। विपक्ष को मजबूत करने की जिम्मेदारी किसकी है? मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की या जनता की? अभय नारायण जी,
देखिए, जो आलम साहब कह रहे हैं, हमारे साथी प्रवक्ता, झूठ वो कह रहे वही हैं। बात कह रहे हैं जो भाजपा झूठ कह कहती रहे हैं, है। ऐसा मुझे लगा आप कहेंगे, झूठ विपक्ष कह रहे हैं। मुक्त, अब इनको सच बात भी विपक्ष अच्छी नहीं मुक्त लगती। भारत चाहिए, कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, और उसके लिए जिस मानदंड तक जाना पड़ेगा उस मानदंड तक जाते हुए ये देश को एक दलित प्रणाली को ले जाना चाहते हैं। ये इनकी पूरी मंशा है कि इस देश में एक दलित प्रणाली हो और उस प्रणाली के तहत एक पार्टी रहे, और वो पार्टी जनता के पास नहीं रहेगी, सत्ता के पास रहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ दिन खुश हो सकती है, लेकिन जनता इसको समझ रही है। लोग विपक्ष को वोट दे रहे हैं। और इन्होंने बिहार में क्या किया, सर्वविदित है। आज केंद्र की सरकार इनकी बहुमत में नहीं है, वहां नीतीश जी और चंद्रबाबू के तारे बैठे हैं और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं। 303 से 240 में आते हैं, उसको ये परिणाम नहीं मानते। आज जो आप जीत रहे हैं वो तंत्र की जीत क्या रहेगी? वो ईवीएम की जीत है, वो FIR की जीत है, वो हिंदू मुस्लिम में बांटने की जीत है। ये विकास के और कार्यों की जीत नहीं है। ये सब और बहुत दिन तक ये करने नया चलेगा। बताइए जनता को। चुनाव परिणाम आने दीजिए, आपको विपक्ष दिखेगा और कांग्रेस दिखेगी। ठीक है ना, अच्छी बातें दिखनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि विपक्ष को मजबूत करने की जिम्मेदारी किसकी है, जनता की, भारतीय जनता पार्टी की या स्वयं कांग्रेस की। लेकिन भूपेंद्र जी, आपका रुख कह रहा हूं, बंगाल की बात जिस तरह से हो रही है, लगातार असम और बंगाल पर सबकी नजरें बनी हुई है, क्योंकि यहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच, उधर टीएमसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के मतलब जो है वो टक्कर देखने को मिल रही थी। पहले बात 50-50 की हो रही थी, लेकिन अब तस्वीरें उलटफेर होते नजर आ रही है। लेकिन बंगाल में अगर फैक्टर की बात करें तो हम लोगों ने जितना कवर किया, आप भी जो देख पा रहे होंगे, 3M फैक्टर हमने वहां देखे। एक तो ममता, मोदी और फिर महिलाएं, ये 3 फैक्टर्स वहां क्या काम कर पाए? क्योंकि शुरुआत में आप भी कह रहे थे कि जो 2021 का चुनाव था वो ममता वर्सेस मोदी लड़ा जा रहा था, कोई प्रोजेक्शन नहीं था किसी चेहरे का। लेकिन इस बार अलग स्ट्रेटजी के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल में दिखी, और क्या उसी स्ट्रेटजी का असर अब आंकड़ों में दिख रहा है, भूपेंद्र जी? बिल्कुल राघवेंद्र जी, और जो चुनाव की एक एक सीट का उन्होंने अध्ययन किया है। दूसरी बात, उन्होंने लोकल बॉडी में नेता तैयार किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लाडली बहना जो उनकी जो बहना ये 1500 की है, उन्होंने जस्ट डबल की घोषणा की। और जो पिछले चुनाव में जो 10% का वोट का अंतर था, वो उन्होंने अंतर किस तरह से पटाया, आप उसके देखिए, गैप को भरा। उन्होंने जो कर्मचारी थे, वहां के कर्मचारियों को डीए नहीं मिलता था, बेसिक वेतनमान मिलता था। और डीए में बहुत अंतर है, क्योंकि 58% डीए चल रहा है स्टेटों में, और सेंटर में तो 62% हो गया है। तो उसके तहत कर्मचारियों को बहुत बड़ा असंतोष था। उस असंतोष को दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो वेतनमान होगा वो डीए दिया जाएगा। तो उन्होंने एक डिवीजन करने की कोशिश की, और कर्मचारी एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं चुनाव में, और वहां पे लगातार भर्ती लेंगे। महिलाओं के लिए उन्होंने जस्ट 3000 रुपए पर मंथ देने की घोषणा की। चलिए भूपेंद्र जी, आपको देखना चाहूंगी, एक बड़ी खबर हम तमिलनाडु से बता रहे हैं, जहां शुरुआती रुझानों में टीवीके को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। विजय के आवास के बाहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि नतीजों के बीच सुरक्षा बढ़ाई गई है और तमिलनाडु में टीवीके को बढ़त मिल रही है। तमिलनाडु में टीवीके का मजबूत प्रदर्शन और बढ़त के बीच प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। देखिए, विजय के घर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रुझानों में बढ़त के बीच में ये जो सुरक्षा है वो अलर्ट मोड पर है। लेकिन एक तरफ और बड़ी खबर है, अब टीवीके के बढ़त के साथ ही तमिलनाडु में सत्ता से डीएमके बाहर हो सकती है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कोलातूर विधानसभा से पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री का पीछे चलना शुरुआती रुझानों में एक बड़ा संकेत। टीवीके नंबर 1 पार्टी के तौर पर तमिलनाडु में उभर रही है। और इसी के लिए जो आपको पहले खबर बता रही थी वैष्णवी की, एक्टर विजय के घर के और आवास के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तमिलनाडु में त्रिकोणीय मुकाबला जरूर देखने को मिल रहा था। 55 सीटों पर सत्ताधारी पार्टी डीएमके खिसक चुकी है और टीवीके नंबर 1 पार्टी 234 में से 104 सीटों पर आगे चल रही है। ये एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रुझानों में तमिलनाडु में उलटफेर देखने को मिल रहा है और टीवीके नंबर 1 पार्टी एक्टर विजय की पार्टी टीवीके नंबर 1 के तौर पर उभर रही है। टीवीके कुल 234 सीटों में से 104 पर आगे चल रही है और पहले राउंड के बाद में डीएमके तीसरे नंबर पर खिसकी है।
केरल में कांग्रेस आगे है और असम में बीजेपी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, असम में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि असम में जीत की हैट्रिक बीजेपी लगाती हुई दिख रही है। अभय नारायण शहबाज जी, मैं आपसे पूछूंगी कि ये बीजेपी हैट्रिक लगाती हुई दिखाई दे रही है और जैसा कि हमने खबरें देखी थी उसमें ये दिखा था कि हेडक्वार्टर पर जलेबी मिठाइयां बननी शुरू हो गई है और कितनी राज्यों में अब जीत का आप दावा कर रहे हैं? देखिए, मैंने बताया ना कि जो 5 राज्यों के चुनाव उसमें 3 राज्यों में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, असम हो और पांडिचेरी। स्पष्ट है ये तो। और अगली बार में देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक वो संगठन है जो 1980 से निरंतर प्रगतिशील संगठन है और जहां से 1980 में केवल 2 लोकसभा हमारे पास थी और आज हम किस स्थिति में हैं और कांग्रेस किस स्थिति में है। कांग्रेस को इसका आंकलन करना पड़ेगा। जो लोग संविधान को अपनी जेब में रख के चलते हैं वो क्या संविधान की रक्षा करेंगे, वो क्या जो है संविधान का मान रखेंगे, ये परिणाम उसी की देन है। और जितने राज्यों में राहुल गांधी घूमे ये आपने देखा होगा कि उन राज्यों से कांग्रेस सिमट गई है, भारतीय जनता पार्टी जीतती है। अभय नारायण जी, बंगाल में जिस तरह की बात हो रही है, बात जिस तरह से आलम साहब कह रहे हैं, जिस मजबूती के साथ आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ झोंक देते हैं, चुनाव खत्म होता नहीं, ये बात खुद आप लोग स्वीकारते हैं कि एक चुनाव खत्म नहीं होता है कि दूसरे चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी और इनके साथ के जो घटक दल है वो लग जाते हैं। ये तैयारी आप लोग क्यों नहीं करते हैं? जो हार्ड पक्ष की बात इनके तरफ आप आरोप लगाते हैं, वो सॉफ्ट ऑपोजिशन का कॉर्नर लेके आप लोग क्यों बैठे रहते हैं? कि आपको लग रहा है कि ये सॉफ्ट ऑपोजिशन वाली जो छवि है इससे भी आपको नुकसान हो रहा है? अभय नारायण जी। राघवेंद्र जी, कांग्रेस और तमाम विपक्षी गठबंधन जो जहां पे हैं वो सारे लोग जनता के साथ है, जनता के मुद्दों को उठाते हैं और उसको लेकर काम करते हैं। लेकिन जनता आपके साथ नजर नहीं आती है ना सर। अभय नारायण जी, जनता आपके साथ नजर नहीं आती, इसीलिए हम लोग भी चिंतित रहते हैं कि आप कहते हैं जनता की बात उठा रहे हैं। देखिए ना, पुडुचेरी देख लीजिए, आप देख लीजिए बंगाल देख लीजिए, आप देख लीजिए तमिलनाडु देख लीजिए, कहां जनता आपके साथ है? अभय नारायण जी, क्यों, कहां चूक? आप इस पूरे चुनाव का प्रचार के दौरान देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री किन मुद्दों को उठाते रहे और कांग्रेस के नेता या विपक्षी दल के नेता किन मुद्दों को उठाते रहे। हम जनता के अधिकार की बात उठाते हैं, हम जनता के संवैधानिक अधिकार की बात उठाते हैं और जो जनता पीड़ित है इन राज्यों में उनके साथ हम खड़े होते हैं। छत्तीसगढ़ की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, गुजरात की बात हो, वहां पर जनता के साथ जो आम आदमी के साथ जो हो रहा है, जनता के साथ जो हो रहा है, उनके साथ कांग्रेस खड़ी है। रहा परिणाम का सवाल, तो परिणाम आज जरूर भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये परिणाम कैसे लाए जा रहे हैं ये भी जनता देख रही है। कैसे ला रहे हैं आप सब, कैसे ला रहे हैं बताइए ना। तमाम तंत्र को लेकर, तमाम संवैधानिक तंत्र, झूठे आश्वासन, झूठी बातें, बोले तो उस राज्य की हालात राज्यों में आज छत्तीसगढ़ की आर्थिक हालात क्या है, योगी जीतते आज हैं, मध्य प्रदेश के राज्य की आर्थिक हालात क्या है, वहां पे शासन प्रशासन का दुरुपयोग भी नहीं किया जाता। वहां पे सारा चुनाव संवैधानिक रूप से लड़ा जाता है जहां इनकी कहीं जीत हो जाती है और अगर जहां इनकी हार होती है वहां सबसे पहले ईवीएम जो है गड़बड़ हो जाती है, वहां शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया जो है उसके इल्जाम आ जाते हैं। तरह तरह के इल्जाम लगा करके ये अपनी हार को और छुपाते हैं। जनता इनको क्यों नकार रही है, इस बात पर इनको गहन चिंतन करना होगा। आज दरअसल बात यह है कि कांग्रेस की जो स्थिति है वो सिर्फ ये हो गई है कि खाली आदमी कुछ किया कर और कपड़े उधड़कर सिया कर। ये अपने ही कपड़े फाड़ते हैं और सीना शुरू कर देते हैं। ये नया कुछ नहीं ला रहा है, ये वहीं के वहीं चल रहे हैं जो इनकी पद्धति है। अरे आप जनता के बीच में जाइए, जनता के मुद्दे उठाइए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ है, इसीलिए उसके परिणाम आपको देखने को, देश को देखने को मिलते हैं। अब आप अपनी तरफ से हमारी जीत के लिए कोई भी आरोप लगाएं, जनता इस बात को करने के लिए तैयार नहीं है। आपको 3 राज्यों में हार की समीक्षा करनी होगी कि आप किन कारणों से ये 3 राज्य और बाकी के देश में जो राज्य आप हारे हैं उसकी वजह क्या है, उस पर समीक्षा करना चाहिए। ये मैं अपनी ओर से आपको सलाह दे रहा हूं, लेकिन मेरी सलाह भी आपको बुरी लगेगी। आलम साहब, ये सलाह तो ठीक है, लेकिन वो जल्दबाजी वाली बात तो मैं भी मानता हूं। जो भी चुनावी नतीजे हमने भी जो देखे हैं, अनुभव अपने आप भूपेंद्र जी भी जो वही बात कर रहे थे, अभी थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा ना। मैं दावे से कह सकता हूं, देखिए मैं बड़बोला बात नहीं करता। जो स्वराज एक्सप्रेस पर 1 मिनट आलम साहब, स्वराज एक्सप्रेस पर एक्सक्लूसिव बात आलम साहब की तरफ से, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है दावा कर रहे हैं, और दावा क्या कर रहे हैं आलम साहब, करिए और ये नतीजे आपके पक्ष में होने चाहिए।
बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में काम करती है और उनकी जन समस्याओं को समझती है। और दावे से मैं कह रहा हूं कि 5 राज्यों में 3 राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम और पांडिचेरी में एनडीए की सरकार बन रही है। अभय नारायण जी, अब बारी आपकी, आप भी कुछ दावा करते जाइए। अंतिम परिणाम आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के जो आंकड़े दिख रहे हैं वो धराशायी होंगे। उतनी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी। ये रुझान है, प्रारंभिक रुझान है, अभी आधे परिणाम में नहीं आए हैं। परिणाम आते आते भारतीय जनता पार्टी के दावों की पोल खुल जाएगी। भूपेंद्र जी आपने तो यहाँ पर जो पहले ही प्रतिक्रिया दे दी थी और पहले ही दावा कर दिया था, ईवीएम को लेकर के पहले ही प्रश्न उठा लिए हैं। और भूपेंद्र जी, आज यहाँ पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो कई सारे फैक्टर्स पर लड़ा गया था, लेकिन सुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के बीच में कड़ी टक्कर है। लेकिन अभी फिलहाल ममता बनर्जी आगे चल रही है। और नंदीग्राम की अगर बात करें तो पिछली बार ममता बनर्जी को नंदीग्राम से सुवेंदु अधिकारी ने हराया था। तो क्या कड़ी टक्कर का मुकाबला इस बार भी ममता बनर्जी हारती हुई दिखाई दे रही है? देखिए वैष्णवी जी, ममता दीदी एक जुझारू नेता है और निश्चित रूप से अगर कहीं पे भी रोका है एनडीए ब्लॉक को तो निश्चित रूप से ममता जी ने रोका है। ममता जी जमीनी नेता है और राजनीति का मर्म जानती है और वो भी जानती है कि राजनीति को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है और वो करती भी है। अब बात यह है कि इस बार एंगेज करने की बहुत कोशिश की बीजेपी ने और बीजेपी सफल भी रही। बीजेपी का मुख्य ये रहा कि जो वोट का कैलकुलेशन था उसको डिवीजन करना और उनके जो सहायक लोग थे उनको एंगेज करना, चाहे उनकी आईपैक कंपनी के रूप में जो उनकी सहयोगी थी उसको घेरना, ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है उनकी। दूसरी बात, कर्मचारियों जो उनके प्रति समर्पित थे, स्टेट के कर्मचारी, उन कर्मचारियों को डाइल्यूट करना और उनको प्रलोभन के साथ नई योजना, चाहे उनका वेतनमान हो, नियुक्तियां देना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर उसमें एक बूथ में 800 से 1200 वोटर होते हैं और उसमें एक एम्प्लॉय अगर एक योगदान भी दे तो 100 वोटों का देता है। तो महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो उन्होंने हर चीज को बारीक बारीक से पकड़ा। दूसरा, घुसपैठिए का जो हिंदुत्व का कलेक्टिव वोट हिंदुत्व का बनाया और हिंदुत्व के वोट का प्रतिशत बढ़ाया, ये महत्वपूर्ण रहा। लेकिन वहां पे जब हुमायूं के जो वीडियो वायरल हुआ उससे जो कलेक्टेड वोट मुसलमान था वो डाइल्यूट नहीं हो पाया और फिर कलेक्टेड हो गया, ये उनकी एक सफलता रही। लेकिन साथ साथ जिस तरह से हिंदू वोट का प्रतिशत बढ़ना और वो कलेक्टेड होना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज थी जो बीजेपी के लिए सार्थक रूप बनी। महिलाओं के वोट का प्रतिशत भी बंगाल में बढ़ा हुआ है और महिलाओं को साधने की कोशिश भी की गई है। इससे पहले मैं चाहता हूं आलम जी से एक रिएक्शन ले लूं, क्योंकि आज चूंकि इनके लिए बड़ा विजुअल शेड्यूल होने वाला है भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि सरकार 3 राज्यों में बन रही है। आलम जी, आपसे बस आंकड़ा मैं समझना चाहता हूं, हालांकि समय अभी लंबा बचा हुआ है। 294 सीट बंगाल में, 294 में से कितने सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रहे हैं? देखिए, मैं इस बात को स्पष्ट नहीं कर सकता कि कितनी, लेकिन बम्पर जीत हो रही है पश्चिम बंगाल में। असम लगभग हम जीत ही चुके हैं, वो तो वहां जीतने फिर भी एक आंकड़ा होगा ना कि जैसे दावा कर रहे थे, अमित शाह भी कर रहे थे इस बार वो 200 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे, तो उस तरह की कोई बातचीत चल रही है? देखिए, जिस प्रकार से अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, निश्चित रूप से हम बहुत अच्छी जीत, बहुत 126 आउट ऑफ 126 असम में क्या कुछ लग रहा है आपको? असम तो लगभग जीत ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पांडिचेरी भी एनडीए की सरकार बन रही है और पश्चिम बंगाल जो है वो एक नजीर बनने जा रहा है। चलिए, पश्चिम बंगाल जरूर नजीर बन रहा है। अभय नारायण जी, आप लोग क्यों पीछे रह गए? इसका मंथन अभी से शुरू होगा, इस चुनाव के नतीजों के बाद शुरू होगा, या आरोप प्रत्यारोप के बाद आपकी शुरुआत होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने यह कर दिया, एनडीए ने यह कर दिया, ऐसा करना नहीं चाहिए था, असंवैधानिक है, इसके बाद शुरुआत होगी, या अब से ही एनालिसिस जो है उसकी शुरुआत आप लोग कर देंगे? राघवेंद्र जी, हम कांग्रेस परिणाम का इंतजार करेगी। अंतिम परिणाम आने के बाद कांग्रेस की अधिकृत टिप्पणी आपको बड़े नेताओं की आएगी इस पर। अभी रुझान की बातें हैं, रुझान में जो दिखाई दे रहा है उस पर ही टिप्पणियां आ रही हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि केरल के साथ साथ बाकी राज्यों में भी कांग्रेस और गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करेगा। भूपेंद्र जी, जो बात वैष्णवी आपसे कर रही थी, बात आपकी अधूरी रह गई थी महिलाओं के फैक्टर को लेकर, लेकिन चलिए होटर बच चुका है। हमारा एक बड़ी खबर आ रही है, रुझानों में बीजेपी को 157 सीटें बंगाल में मिलता हुआ नजर आ रहा है। वही तमिलनाडु में डीएमके को बड़ा झटका लगा है। सीएम
एम के स्टालिन अपनी सीट पर लगातार वैष्णवी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कोलाथूर विधानसभा से पीछे चल रखे हैं एम के स्टालिन और सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि भी पीछे चल रखे हैं। तमिलनाडु में सत्ता से बाहर हो सकती है, देखिए डीएमके, और डीएमके सत्ता से बाहर होगी तो देखिए यहाँ पर जो सीएम एम के स्टालिन है वो भी अपनी देखिए तमिलनाडु की वो टाइटल भी इस हैं। वक्त डिस्प्ले हो रहे हैं स्क्रीन पर। डीएमके के पास 50 सीटें हैं, एआईडीएमके के पास 82, टीवी के 102 सीट के साथ और अदर्स के पास शून्य, मतलब खाता नहीं खुला। टीवी ने बड़ी बाजी मारी है वैष्णवी इस बार तमिलनाडु में, और जिस तरह से एक्टर्स को लेकर वहां बात जो भूपेंद्र जी भी कह रहे हैं कि सराखों पर बिठा के लोग रखते हैं, उसका नतीजा भी तमिलनाडु में जरूर देखने को मिल रहा है। इससे पहले जो तस्वीरें थी तमिलनाडु में वो बदलते हुए नजर आ रही है। मुख्यमंत्री खुद अपने सीट से पीछे चल रहे हैं। भूपेंद्र जी आपका रुख करता हूं, लेकिन उससे पहले भी पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें आ रही है वो आपको दिखा देते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का जश्न शुरू हो चुका है। बीजेपी कार्यकर्ता जमकर जश्न मना रहे हैं। रुझानों में बीजेपी को 157 सीटें मिल रही है, टीएमसी यानी ममता बनर्जी दीदी को 115 सीटें मिल रही हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी पहली बार जीतती दिख रही है। रुझानों में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है और तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। देख पा रहे हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी वैष्णवी देखिए कितने उत्साह में नजर आ रहा है। माहौल देखने को मिल रहा है और ये मैं कह रही हूँ कि पहले से ही बीजेपी में तैयारियां होने लग जाती है। जैसे जिस दिन वोटिंग का समय रहता है उसी समय से हेडक्वार्टर्स में जश्न शुरू हो जाता है और वैसा ही जश्न उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जश्न की तस्वीरें जरूर आज हम देख पा रहे हैं वैष्णवी, लेकिन इसकी तैयारी मैं आपको बता दूं 1950 से लगातार भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में इस जश्न की तस्वीर के लिए तैयारी कर रही थी, जो पिछले चुनाव में 77 सीट के बाद जरूर वो आधार मजबूत हुआ था। क्योंकि बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनता पार्टी और जो संघ के जो रहे हैं संस्थापक, उनका वो गृह रहा है, उनका घर रहा है, तो इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए। भूपेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, जो आप बात कर रहे थे महिलाओं के फैक्टर की हम बात कर रहे थे वेस्ट बंगाल में, वो कितना रहा? क्योंकि हमने देखा मध्य प्रदेश में महिलाओं को साधने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने, छत्तीसगढ़ में यही हुआ, पंजाब में हमने देखा, हरियाणा में भी साधने की कोशिश की, बिहार अभी जो तुरंत जिसके चुनाव हुए नतीजे सामने आए, बिहार में किस तरह से जो महिलाओं को आकर्षित करने की कोशिश नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने की, वो बड़ा महत्वपूर्ण और एक बड़ा फैक्टर नजर आया बिहार में भी। क्या बंगाल में भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने महिलाओं को साधने की कोशिश की है और ये महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज भी इस बार बढ़े हुए भूपेंद्र जी, तो ये बड़ा फैक्टर रहेगा बंगाल में। और भूपेंद्र जी, इसके साथ ही जो महिला आरक्षण की बात कही जा रही थी, 33% आरक्षण, और उसका बड़ा घाटा यहाँ पर ममता बनर्जी को हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ममता बनर्जी ने इस 33% आरक्षण का विरोध किया था और बीजेपी ने इसे प्रेजेंट किया लोगों के सामने। देखिए, निश्चित रूप से जो 2018 के चुनाव के बाद से जो विमर्श राजनीति में भारत के प्रदेश में आया वो अद्भुत आया। वो महिलाओं के एक कलेक्टेड वोट बनाया और जो पहले महिलाएं अपने पति, अपने भाई, अपने पिता के कहने पर वोट करती थी, वो उनने एक स्वावलंबी के रूप में एक अलग कलेक्टिव वोट बना के और वो आत्मनिर्भर के रूप में वोट बनना और सेपरेट वोट बना। और उसके परिणाम यह है कि हमने विधानसभाओं में देखे हैं, चाहे आपने मध्य प्रदेश में देखा हो, छत्तीसगढ़ में देखा हो, बिहार में देखा हो, महाराष्ट्र में देखा हो, झारखंड में देखा हो, कर्नाटक में देखो, विभिन्न राज्यों में। उसी राज्यों के टीम ने और स्टेटों ने भी शुरू किया, जिसमें पश्चिम बंगाल भी था। और पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा ये रही है कि पुरुषों से ज्यादा महिलाएं मतदान हमेशा किया है और इसी के तहत राजनीति के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में। आपको हमारे साथ बड़ी खबर आ रही है, देखिए आपको बता दें जिस तरह से चुनावी नतीजों का यह दौर जारी है, रुझानों से बीजेपी में जश्न का माहौल है। पीएम मोदी की मुख्यालय जाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। शाम 6:30 बजे मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। और ये जश्न का माहौल भारतीय जनता पार्टी के भीतर बंगाल नतीजों से वैष्णवी जो है वो बेहद महत्वपूर्ण, बंगाल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए उसी महत्वपूर्ण जश्न को मनाते हुए इस वक्त नजर आ रही है। और बड़ी खबर यह भी है कि 6:30 बजे, आज शाम 6:30 बजे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यालय पहुंचेंगे। बिल्कुल, देखिए राघव, जश्न का माहौल मिल रखा है यहाँ पर और भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिल रखा है। तमाम तैयारी भी कर ली गई है और अब तो पीएम मोदी के मुख्यालय जाने की तैयारियां भी शुरू हो गई है, तो ऐसे में जश्न देखने को मिल रहा है। फिलहाल यहाँ अभय नारायण जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। इसके साथ ही डॉक्टर
भूपेंद्र सुल्लेरे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, जश्न की तैयारियां भी यहां पर शुरू हो गई, जश्न देखने को भी मिल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुख्यालय जाएंगे राघवेंद्र, और जो तैयारी है वो अभी से ही शुरू हो गई है। लेकिन नतीजे देखने वाली बात चर्चा के बीच में भी जो बात चल रही थी, क्योंकि अभी महज 3 घंटे का समय पूरा हुआ है मतगणना को लेकर, 8 बजे से जिसकी शुरुआत हुई 11 बजने के आसपास है, लेकिन इस 3 घंटे के समय में बंगाल, पुडुचेरी और असम में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तमिलनाडु में टीवीए के जिस तरह से बढ़त बनाए हुए हैं, स्टालिन पीछे चल रहे हैं वहां। केरल में जरूर कांग्रेस के जो गठबंधन वाले दल हैं वो आगे चल रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि परिवर्तन की जो बात हो रही थी, जो लहर मोदी मैजिक और मोदी फैक्टर की बात हो रही थी बंगाल में, वो चलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अभी शाम तक का समय है वैष्णवी, और इंतजार करना होगा। हम इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार करिए मतगणना की। जैसे जैसे पेटियां खुलेंगी, जो जो आंकड़े सामने आएंगे वो हम आपको दिखाते रहेंगे, और सबसे पहले आप तक वो खबर भी पहुंचाते रहेंगे। चर्चाएं लगातार जारी रहेंगी। अगले एपिसोड में आप देखेंगे हमारे सहयोगी संयम जैन और कृतिका मिश्रा आपके साथ इन तमाम चुनावी नतीजों के साथ आपके साथ होंगे। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।